डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। ठीक है, मेरी 2 साल में तो डिग्री हो जाएगी, लेकिन मैं इस फीस को कितने टाइम में वापस रीपे कर पाऊंगा। फिर जितनी भी और नेशनल एग्जाम है वो हर कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक बार कॉलेजेस के नाम भी बता देता हूँ। जैसे अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई, आपके परसेंटाइल नहीं है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे 80% सक्सेस हो चुके हो अपनी एडमिशन प्रोसेस। जब मैं वहाँ पे बैठा ग्रुप डिस्कशन में, तो वो टॉपिक मुझे मिला ही नहीं जो मैं पढ़ के गया। तो आज हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से जो ये प्रोसेस है वो मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसमें से सबसे पहला जो पार्ट है, जिसमें आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आपको डिप्लोमा करना चाहिए या फिर डिग्री करनी चाहिए। देखो, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी सारे कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें सिर्फ आपको डिप्लोमा मिलेगा, जो कि इक्विवेलेंट होती है डिग्री के, लेकिन हकीकत में इक्विवेलेंट ही नहीं होती वो डिग्री के। इसका मतलब ये है आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर के रास्ते आपके बंद हो गए। दूसरी होती है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि IIMs प्रोवाइड कराते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होती है डिग्री के। मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एक तरीके से आपको डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। और तीसरी होती है MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इसका मतलब भी यही है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आ रही है, आपके जो प्राइवेट सेक्टर है प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उनके दोनों के रास्ते आपके पास खुल रहे हैं। अब दूसरा प्रोसेस होता है कि आपको अपने कॉलेज को सेलेक्ट करना है। अब कई लोग अपने माइंड में एक चीज़ ही सेट करके चलते हैं कि भाई इतनी परसेंटाइल में मेरे को IIM लखनऊ मिल जाएगा, इतने परसेंटाइल में मेरे को मैनेज मिल जाएगा, इतने परसेंटाइल में मेरे को बेमनी-कॉम मिल जाएगा, इतने पे नाम। देखो, ये चीज़ें हाँ वर्क करती हैं, लेकिन 80% तक मैं बोलूँगा ये चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन 20% आपका लक भी वर्क कर सकता है कि आपको हर जो कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है उसमें अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि इसलिए अप्लाई करना चाहिए कि डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। क्योंकि कट ऑफ उसके ऊपर ही तो डिपेंड करेगी पूरा की पूरा कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आए। अगर इन केस उस कॉलेज में नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कम चले गए तो उसकी परसेंटाइल तो कम ही चले जाएगी ना। तो आप अगर ये चीज़ माइंड में पहले ही सोच चुके हो कि यार नहीं इसका तो इतना कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कहीं हद तक कभी कभी ये चीज़ें आपके लक पे ऊपर भी डिपेंड करती है। अब कई लोग क्या 2 चीज़ों को देखकर अपने कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं। पहला देखते हैं कि यार ये एडमिशन ओरिएंटेशन। दूसरा जो लोग जो मेनली जो सच में सेलेक्ट करते हैं कॉलेज को, वो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब प्लेसमेंट ओरिएंटेशन में भी वो ये देखते हैं कि उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल जाएगा। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ IABM बीकानेर की, तो उसमें जो मेरी जो फीस है टोटल 4.5 लाख है 2 साल की। तो उस फीस कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल जाएगा। कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लोन के ऊपर अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब जो वो पूरी फीस है वो लोन के बेस पर ले रहे हैं। तो जो वो फीस है उनको कितने टाइम में उसे रिटर्न कर दें, तो यही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मेरी 2 साल में तो डिग्री हो जाएगी, लेकिन मैं इस फीस को कितने टाइम में वापस रीपे कर पाऊंगा। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आपके कॉलेज की फ़ीस कितनी है। अब IIMs और इनकी तो फीस काफ़ी महंगी होती है, तो आप अपने कॉलेज को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखते हुए भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो ये आती है कि जितने भी कॉलेज हैं, जैसे कि नाम हो गया, नियाम हो गया, वेमनी-कॉम हो गया, मैनेज हैदराबाद हो गया, और जितने भी हैं CABM पतनगर हो गया, जितने भी कॉलेज हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप चेक करो कि वो कौन सी नेशनल लेवल एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कि वो जैसे कि IIMs हो गया, वो सिर्फ कैट को एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे नियाम की बात करें, जयपुर में जो नियाम है उसकी बात करें, तो उसने इस जो पिछली साल क्या किया, सिर्फ कैट के बेस पर ही स्टूडेंट्स को उठाया। उन्होंने जो CMAT की एग्ज़ाम थी उसके बेस पर स्टूडेंट को उठाया ही नहीं। तो ये ज़रूर चेक कर लें कि आप जिस एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपने कैट का दिया है, तो कैट तो मैक्सिमम ऑल जितने भी कॉलेजेस हैं सब एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन CMAT हो गया, GMAT हो गया, या फिर जितनी भी और नेशनल एग्ज़ाम है वो हर कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये चीज़ें भी आप क्लियर कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके। जितने भी कॉलेजेस की हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, चेक करो उन्हें कि वो नेशनल लेवल एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। अब फोर्थ स्टेप तो यार बहुत ईजी है, आपको सिर्फ अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो भी एग्ज़ाम आपने सेलेक्ट किया, चाहे आपने CMAT सेलेक्ट किया, चाहे आपने कैट सेलेक्ट किया है, बस जो भी आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम है उसको सेलेक्ट करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग करनी है जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, कि हाँ भाई मेरे को इतनी परसेंटाइल तो लेकर आनी है कि मेरा इस कॉलेज में इतना हो जाएगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। लेकिन जब आप अपनी एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करो, जो कि 5th स्टेप में आता है, जब आप अपनी एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करते हो
तो उसी टाइम क्या होता है कि ये जो जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जो कि मैं आपको एक बार कॉलेजेस के नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि वेमनीकॉम हो गया, मैनेज हैदराबाद हो गया, नार्म हैदराबाद हो गया, नियाम जयपुर हो गया, इरमा आनंद, CABM पंतनगर, IIPM, IABM बीकानेर और IBM आनंद, ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये उसी टाइम अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं जिस टाइम ये कैट सीमेट के एग्ज़ाम लग रहे होते हैं या फिर इनके भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। तो अभी इशू क्या चल रहा है, जैसे सीमेट के जो एग्ज़ाम हैं वो हुई नहीं है, ना उसके परसेंटाइल आए, लेकिन कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें तो परसेंटाइल चाहिए उनके एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है उसमें। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर भी ये चीज़ हो जाती है। तो आपको ये चीज़, मेरा मोटिव ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसके साथ साथ कॉलेज के फॉर्म भी अप्लाई कर दो उसी टाइम। और अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई, आपके परसेंटाइल नहीं है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। कॉलेज वाले बाद में मांग लेते हैं कि भाई फ़ोटो कॉपी भेज दो तुम्हारे इसकी, जो भी आपकी परसेंटाइल आई है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो मेल भेज देंगे। तो आपके पास जैसे ही आप उनको भेज दोगे वो जो आपकी परसेंटाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास मेल आ जाएगा। फिर मेल आने तक की जो प्रोसेस होती है, इसका मतलब ये है कि आपने ये तो सिर्फ 50% ही कवर किया है, और आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया है उसका अगर आपके पास मेल आ गया तो इसका मतलब ये है आप 50% सक्सेस हो चुके हो अपनी एडमिशन प्रोसेस में। अब 50% प्रोसेस टोटल बची है सिर्फ 3 स्टेप में। कई सारे कॉलेज सिर्फ 2 स्टेप ही मांगते हैं। 2 स्टेप में क्या आता है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, लेकिन कई सारे कॉलेजेस क्रिएटिव कॉर्नर्स भी मांगते हैं। अब इसमें 6th स्टेप आ जाता है कि आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब और 7th स्टेप आता है फिर ग्रुप डिस्कशन का, और 8th स्टेप आता है पर्सनल इंटरव्यू का। अब 9 स्टेप भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस क्रिएटिव कॉर्नर्स भी मांगते हैं, तो आप 9th स्टेप भी ऐड कर सकते हो। और 50% आपका पूरा की पूरा कॉलेज एडमिशन इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू कैसा गया। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की ग्रुप डिस्कशन की, तो यार मैं तो देखो बहुत सारे टॉपिक रटे, मैंने तो बहुत सारे टॉपिकों को रट के गया, लेकिन जब मैं वहाँ पे बैठा ग्रुप डिस्कशन में तो वो टॉपिक मुझे मिला ही नहीं जो मैं पढ़ के गया। लेकिन जो मेरी नॉलेज थी, इतने सारे टॉपिकों को मैंने पढ़ लिया था, जैसे रशिया वर्सेस यूक्रेन, क्लाइमेट चेंज, बासमती राइस का कुछ इश्यू चल रहा था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वुमेन्स का क्या रोल है, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, मतलब मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़े। तो उनसे क्या हुआ, और जितने भी करंट अफेयर है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मैंने इंडियन एक्सप्रेस जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें एडिटोरियल पेज में भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के आर्टिकल्स आते, तो मैं बहुत सारी नॉलेज गैदर की। लेकिन जब वहाँ मैं GD में बैठा तो मेरे को वो टॉपिक मिला नहीं, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी गैदर होके मैंने वहाँ पे बोल पाया। तो यही होता है ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में कभी आपको अपने मनपसंद का टॉपिक नहीं मिलेगा, बट आपके पास नॉलेज कितनी है, आपने कितनी नॉलेज कलेक्ट कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोल पा रहे हो, आप कैसे पॉइंट रख पा रहे हो, वो मैटर करता है। तो ग्रुप डिस्कशन में बोलना इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर आती है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो मैं बना सकता हूं, क्योंकि मैंने भी अलग से प्रिपरेशन की थी पर्सनल इंटरव्यू की। फिर आती है क्रिएटिव कॉर्नर की। आप क्रिएटिव कॉर्नर्स का भी चाहते हो कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। बाकी मैं इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।